आप सभी को मेरा नमस्कार और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पराग इनिशिएटिव टाटा ट्रस्ट और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टीचर एजुकेशन TISS के सहयोग से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। पराग के सहयोग से एकलव्य प्रकाशन ने नेचर सोसाइटी सीरीज के अंतर्गत 4 मैप बुकलेट्स प्रकाशित किए हैं, जो आज हमारी आज की चर्चा का विषय है। इस चर्चा के दौरान हम इस नेचर सोसाइटी सीरीज का उपयोग शिक्षा में क्यों और कैसे कर सकते हैं को गहराई से समझेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए मैं आपको आज के विशिष्ट व्यक्तियों से मिलवाती हूँ जो आज के पैनलिस्ट हैं। सबसे पहले प्रोफेसर कृष्ण कुमार, इन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आज ये हमारे साथ अपने लैंडलाइन फोन के द्वारा जुड़े हैं। ये हमारे देश के जाने माने शिक्षाविद हैं। उनके लेखन ने भारत की 2 पीढ़ियों को शिक्षा पर सोचना सिखाया है। वे NCERT के निदेशक रहे हैं और उन्होंने NCF 2005 और नई पाठ्य पुस्तकों के जरिए शिक्षा के विमर्श को नई दिशा दी है। शिक्षा में उनके अमूल्य योगदान के लिए 2011 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। कृष्ण कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारी अगली पैनलिस्ट यमुना सनी जी हैं। यमुना जी एक सोशल साइंटिस्ट हैं जो 1 दशक से ज्यादा समय से सोशल ज्योग्राफी के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और इस क्षेत्र में सक्रियता से काम कर रही हैं। उन्होंने एकलव्य प्रकाशन के साथ भी काम किया है, साथ ही साथ पीपल्स रिसर्च सोसाइटी की सदस्य भी हैं। और सबसे अहम बात कि आज की चर्चा के दौरान बात की जाने वाली नेचर सोसाइटी सीरीज की लेखिका यमुना जी हैं। यमुना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज के संचालक धनंजय राय हैं। वे गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी डॉक्टरल डिग्री सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से की है। उन्होंने समय समय पर अपने विषय से जुड़ी कई किताबों का लेखन किया है और साथ ही साथ उनके द्वारा लिखे गए कई शोध लेख और समीक्षाएं भी प्रकाशित हुई हैं। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के सत्र के संचालन का दायित्व आपने लिया। थैंक यू सो मच। और अंत में मैं अपने ऑडियंस से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि सत्र के दौरान आपके मन में जो भी सवाल आए, आप उन्हें हमसे फेसबुक लाइव के जरिए साझा करते रहिए और आपके सवालों को हम आखिरी के 15 मिनट में जरूर लेंगे। तो चलिए सत्र शुरू करते हैं। ओवर टू यू धनंजय जी। थैंक यू। धन्यवाद प्रियंका जी इस इंट्रोडक्शन के लिए। एकलव्य और पराग ट्रस्ट और यमुना जी के द्वारा लिखित नेचर सोसाइटी सीरीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। यह पुस्तक श्रृंखला अभी तक 4 राज्यों पर प्रकाश डालती है: महाराष्ट्र, उड़ीसा, लक्षद्वीप और राजस्थान। इस सीरीज की प्रस्तावना हमें श्रृंखला के लिए पर्याप्त पृष्ठभूमि प्रदान करती है। संक्षेप में कहूं तो यह निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डालती है: प्रदेशों और संसाधनों का दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आधुनिक मानचित्र बनाए गए थे। यदि शिक्षा, दुनिया, कला, सौंदर्य शास्त्र, करुणा, समस्या समाधान को परस्पर निर्भरता के तौर पे देखते हैं या देखा जाता है, तो हमें एजुकेशन के लिए एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप की जरूरत पड़ेगी, जो जंगलों, महासागरों, जल स्रोतों और जीवन के विभिन्न रूपों का जिस तरह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, विनाश हो रहा है, उस पर प्रकाश डाल सके और समाज में जिस तरह से गरीबी फैल रही है उस पर भी प्रकाश डाल सके। नया मानचित्र उन स्थानों के बारे में बताता है जो छात्रों को मजबूर करता है कि वो प्रश्न पूछे और उसके बारे में जानने और सोचने की कल्पना कर सके। ये मानचित्र कार्टोग्राफी और कला, प्रकृति और समाज, सूचना और आलोचना, मानचित्र और पाठ, ज्ञान और परिवर्तन को मिश्रण करना चाहता है। ये बैकड्रॉप है ये चारों किताबों को समझने के लिए।
चारों किताबों के आधार पे कुछ चर्निंग्स भी हैं जो हमें समझना चाहिए, जो यमुना जी के संदर्भ में है, जो इस श्रृंखला के लेखक लेखिका हैं। यमुना जी के अनुसार जो महत्वपूर्ण बात निकल के आती है चारों पुस्तकों से, मानचित्र मात्र वैज्ञानिक उपकरण नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से विकसित होता है। यमुना जी ने 6 महीने स्कूलों में छात्रों के साथ बिताए और विभिन्न प्रकार के मानचित्रों और एटलस के माध्यम से बातचीत की। मानचित्र की जो एब्स्ट्रैक्ट नेचर है, जिसको अमूर्त प्रकृति बोलते हैं, के कारण विद्यार्थी इससे संबंधित नहीं हो पाते हैं। छात्र स्पेशलिटी, जिसको स्थानिकता कह सकते हैं, का पता लगाने में सक्षम नहीं थे। इसीलिए मानचित्र हमें कॉन्क्रीट और कलरफुल होने चाहिए। मानचित्र कॉन्क्रीट और कलरफुल होने चाहिए और लैंड और लोगों से संबंधित होने चाहिए, लैंड एंड पीपल से संबंधित होने चाहिए, जो भूगोल का मूल है। मानचित्र पढ़ना केवल स्केल कन्वर्जन नहीं है, पैमाना रूपांतरण नहीं है। यह तकनीकी हो सकती है, लेकिन यह भूगोल नहीं है। इस संदर्भ में मेथोडोलॉजी का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यमुना जी ने टॉप व्यू और ग्राउंड व्यू को चुनने की बजाय बीच का रास्ता चुना, जिसको हम लोग कंपोजिट स्पेशियल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, समग्र स्थानिक प्रतिनिधित्व। यह प्रकृति और मानवीय संवाद की निरंतरता को दर्शाता है। एस्थेटिक कला और कार्टोग्राफी के मिश्रण के लिए सौंदर्य और शिक्षा शास्त्र महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बड़ी पुस्तकों की जगह संक्षिप्त पुस्तकों की परिकल्पना की गई थी। यह पढ़ने में बहुत ही आसान रहती हैं। और यमुना जी का मानना है कि शिक्षा मानचित्र के माध्यम से यात्रा करती है। मानचित्र हमें लोगों की आशावाद के साथ साथ देश और विविधता की जांच करने का अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षा एक ऐसा जुड़ाव है जो इन परिदृश्यों की यात्रा सौंदर्य और बौद्धिक प्रयास के साथ मिलकर कर सकता है। ये इन चारों किताबों का ब्रीफ और ऑथर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। एकेडमी जो एपिस्टेमोलॉजिकल, जिसको हम लोग ज्ञान मीमांसा के तौर पे समझ सकते हैं। अब मैं पहला प्रश्न करना चाहूंगा जो प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी के लिए है। मानचित्र को विस्तृत अर्थ के संबंध में समझने की दिशा क्या रही है? धनंजय जी, जिन लोगों ने ये पुस्तिकाएं अभी नहीं देखी हैं, उनके लिए ये समझना बहुत कठिन है कि ये कितनी रोमांचक हैं। और इस रोमांच का कारण ये है कि ये मानचित्र या नक्शे को एक नया अर्थ दे देती हैं। अब वैसे तो नक्शा भूगोल के शिक्षण का आधार माना जाता है, लेकिन दरअसल नक्शा या मानचित्र हमारी चेतना के विस्तार के क्रम में, जैसे जैसे हम बचपन से बड़े होने की तरफ आगे बढ़ते हैं, उस क्रम में नक्शे का या मानचित्र का एक बहुत ही विशेष स्थान है, जो दुर्भाग्यवश हमारी शिक्षा व्यवस्था में ठीक से न पहचाना गया है और न ही समझा गया है अभी तक। यानी ये जो सीरीज है यमुना जी की, ये इस तरह का पहला कदम है जो हमें ये देख पाने का मौका देता है कि किस तरह नक्शा समझ के विस्तार में, बच्चे के मानसिक विकास में कई सारी धाराओं का एक संगम स्थान होता है। मानचित्र का संदर्भ ही है स्थिति विज्ञान, जो कि भूगोल का कह लीजिए केंद्र है। इसका आशय ये होता है कि जब हम छुटपन से बड़ा होना शुरू होते हैं तो अपनी स्थिति को समझने की दिशा में एक बहुत गहन बौद्धिक प्रयास शुरू होता है। मैं कहाँ हूँ, ये जो कहाँ शब्द है हमारी भाषा में, ये अपने आप में बहुत सी गहराइयां लिए हुए है। मैं यहाँ हूँ या वहाँ हूँ। शाहरुख खान गाना गाते हैं वीर ज़ारा में, जब वो अपनी प्रेमिका से मिलने पाकिस्तान की सीमा के अंदर पहुंच जाते हैं, और गाना है मैं यहाँ हूँ यहाँ। ये जो गाना है, इसका जो पूरा रोमांच है, उसका आशय ही ये है कि वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो अधिकांश भारतवासियों के लिए एक ऐसा वहाँ है
जहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको वो प्यार कर सकें या जिसको वो एक अच्छी निगाह से देख सकें। तो जब वो गाते हैं मैं यहाँ हूँ यहाँ, तो एक परिस्थिति बदल जाती है। तो अब बचपन में होता क्या है कि ये जो शब्द हैं जैसे कि किधर है या कि इधर है, उधर है, ये समझ का विस्तार होने से पहले बच्चे के व्यवहार में आ जाते हैं और हमें लगता है कि बच्चों ने इनको समझ लिया। स्कूल में आने पर हम उनको दिशाएं सिखाने की कोशिश करते हैं, दाएं बाएं इस तरह की बातें सिखाते हैं, लेकिन इस सिखाने के क्रम में कुछ इतनी जल्दबाजी रहती है कि इनके मूल में जो संबंध विज्ञान है, जिसको आज इकोलॉजी के रूप में पहचाना जाता है, एक बहुत गहन विषय के रूप में, वो कहीं छूट जाता है। क्योंकि आखिर जैसे दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये एक दूसरे के संदर्भ में ही हैं। पूर्व का संदर्भ अगर सूरज है तो बाकी तीनों दिशाओं का संदर्भ पूर्व है। अब नक्शा क्या करता है कि इस ज्ञान को, जो कि सहज रूप में बच्चे को किसी संस्कृति में जीते जीते अपनी भाषा के जरिए बगैर चेतना के स्तरों को खोले हुए सिर्फ एक व्यवहार के रूप में प्राप्त हो जाता है। नक्शा इस तरह के ज्ञान का एक बहुत जटिल इस्तेमाल करने वाली एक चीज है, जो चिन्हों के माध्यम से किसी स्थिति का अध्ययन करने का मौका देती है। अगर छोटे बच्चों को खुद नक्शा बनाने का मौका मिले अपने स्कूल का या अपने मोहल्ले का और उसके बाद अपने गांव का या शहर का, तो धीरे धीरे वो समझ पाएंगे कि इन चीजों में क्या संबंध है जिनके बीच में मैं खुद रहता हूँ या रहती हूँ। क्योंकि नक्शा अंततः एक तरह का संबंध विज्ञान है। एक पेड़ के संदर्भ में स्कूल का दरवाजा किधर है, या कि स्कूल का पिछवाड़ा बस स्टैंड के संदर्भ में किधर है, ये सारी चीजें चिन्हों के माध्यम से किसी नक्शे में व्यक्त होती हैं। लेकिन जब आप अचानक चौथी पांचवी क्लास तक आते आते दुनिया का नक्शा बच्चों को दिखाने लगते हैं, या कि भारत का, एशिया का इत्यादि, तो समझ का विस्तार होने की जगह एक दुर्घटना घटती है। ये दुर्घटना है बिना समझे हुए चीजों को एकदम इम्तिहान के लिए तैयार कर लेना। तो समझ का विस्तार एक तरह से रुक जाता है। हम मानने लगते हैं कि हाँ, कागज पर आ गई है पृथ्वी, यानी पृथ्वी भले ही गोल है लेकिन यहाँ सपाट कागज पर आ गई है, तो जरूर कोई तरीका होगा। अब ये जो प्रक्षेपण का या प्रोजेक्शन की पूरी प्रक्रिया है, ये अभी वर्षों आगे है अगर आप शिक्षा क्रम में या पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखें। और ज्यादातर लोग तो वहां तक भूगोल पढ़ते ही नहीं है जहां वो सीख सकें कि कैसे गोल कहलाने वाली पृथ्वी सपाट कागज पर आ जाती है, या कि दिशाएं कैसे मानचित्र में निर्धारित होती हैं। उत्तर हमेशा ऊपर ही क्यों होता है? अगर पूर्व उत्तर में ऊपर हो या दक्षिण ऊपर हो तो फिर क्या होगा? हमारी अवधारणाएं कैसे बनेंगी, बदलेंगी? ये इस तरह की कल्पनाएं ही हम अपनी व्यवस्था में शुरू नहीं कर पाते हैं। तो ये जो आपने सवाल पूछा, ये इतना गहरा और हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक बहुत पुरजोर समीक्षा करने का एक प्रस्थान बिंदु है कि वो नक्शे से जुड़ी हुई बच्चे की विकास यात्रा या विचार यात्रा को कितनी जल्दी बचपन में ही तहस नहस कर देती है। और उसके बाद हमारे बच्चे जैसे तैसे याद करके, रट करके कि भाई भारत इस अक्षांश से लेकर उस अक्षांश तक है, या कि ग्रीनिच रेखा कहाँ है, इस तरह की चीजों से फिर नक्शे को एक रूढ़ आकृति बना देते हैं। और उसका रोमांच या उसके अंदर जो चीजों का संबंध समझने की संभावना होती है कि ये जो रेलगाड़ी यहाँ से गुजर रही है, यहीं से क्यों गुजर रही है, या इसको कहीं और से क्यों नहीं गुजारा जा सकता, इस जगह पर कौन से शहर पड़ते हैं, कौन से गांव पड़ते हैं, वो लोग इस रेल का इस्तेमाल कैसे करते होंगे। इस तरह के बड़े बुनियादी सवाल जो कि एक भूगोल की कक्षा में उठने चाहिए और समाज विज्ञान के शिक्षण का आधार बनना चाहिए, जिनको वे सवाल कहीं पीछे छूट जाते हैं।
और रेल आगे बढ़ जाती है, शिक्षा की जो इम्तिहान की रेल है वो आगे बढ़ती जाती है, हम पास होते जाते हैं लेकिन हमारी समझ पीछे होती जाती है। तो यमुना जी का ये जो पूरा प्रयास है ये समझ और कक्षाओं के क्रम को कुछ इकट्ठा करने का एक क्रांतिकारी प्रयास है। और इसको थोड़ा सा और जब आप आगे चलेंगे कुछ और पूछेंगे तो मैं जरूर कोशिश करूंगा और समझाने की। धन्यवाद सर। मेरा प्रश्न आपके आंसर से ही है कि हम क्रिटिकल कॉन्शियसनेस को, या जिसको हम लोग आलोचनात्मक चेतना बोलते हैं, शिक्षा प्रणाली का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, और इसका हिंदी अनुवाद जो हुआ है आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, इस शब्द को जीवित करने की जरूरत है। जैसे ये जो पूरी सीरीज है ये शिक्षा को जीवित करने का प्रयास है, वैसे ही मैं इस शब्द को भी जीवित करने की कोशिश करूंगा। देखिए, अंग्रेजी में ये जो शब्द है क्रिटिकल, इसका अर्थ सिर्फ आलोचना नहीं है, ये कई अर्थों में इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं कि एक कोविड का मरीज जो है क्रिटिकल स्टेज पर है, यानी बड़ी नाजुक स्थिति में पहुंच गया है। या कोई काम जो है मुझे ठीक, जैसे आपने ये जो शुरू किया वेबिनार, ठीक 11 बजे शुरू होना था, वो एक क्रिटिकल क्षण था, यानी कि एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण था। तो उस अर्थ में देखें तो जो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, वो सिर्फ एक तरह की आलोचना दृष्टि नहीं है, बल्कि वो चेतना के जागरण का क्षण है। और चेतना से आशय ये है संचेतना, यानी कि मैं स्वयं एक जीवित मनुष्य के रूप में, एक प्राणी के रूप में, एक नागरिक के रूप में, एक माँ या पिता के रूप में, एक बेटे के रूप में, इन सभी रूपों में मेरी जो अलग अलग स्थितियां हैं वो जुड़ जाएं और मैं संपूर्ण रूप से चैतन्य हो जाऊं। ये अर्थ है दरअसल आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र का, कि शिक्षा के जरिए हम बच्चे की चेतना को एक ऐसी जगह पहुंचा दें जहां ज्ञान उसके लिए एक व्यक्तिगत संदर्भ बिंदु बन जाए। वो ज्ञान के तमाम क्षेत्रों में, विषयों में, गतिविधियों में अपने को जोड़कर देखने लगे। उसके लिए ये बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मेरी भूमिका क्या है इस जीवन में, और ये जीवन क्या है, ये दूसरों से कैसे जुड़ा हुआ है। तो अगर आप बहुत ही सरल शब्दावली में कहें तो ये जो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस है, ये मुख्यतः और मूलतः संबंध विज्ञान है कि मैं अपने को अलग अलग टुकड़ों में न बांटकर एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में खुद को देख सकूं। वो शिक्षक जो इस तकनीक का इस्तेमाल जानते हैं या इसके दर्शन को समझते हैं, वो बच्चे को एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में विकसित होने का अवसर दे सकते हैं। और संपूर्ण मनुष्य से आशय ही ये है कि जिसकी समझ, जिसकी विश्लेषण की क्षमता, जिसकी पढ़ने लिखने की क्षमता, जिसकी भावनात्मक दृष्टि, दूसरों से सहानुभूति रख पाने की क्षमता, चीजों को लौट कर देख पाने की क्षमता, उसकी स्मृति, उसकी कल्पना, इन सारी चीजों में एक तरह का धागा पड़ जाए और वो सारी चीजें जुड़ जाएं और उसको फिर ये समस्या ना रहे कि मेरी कोई, आजकल जैसे शिक्षक कहते हैं कि बच्चों की रुचि नहीं है। तो अब रुचि का मतलब ही ये होता है कि कोई बच्चा अपनी जी जान से, अपनी जिजीविषा और अपनी जो लगन है उसके साथ ज्ञान से जुड़ जाए। तो ये जो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस है, आप कह सकते हैं एक प्रकार का जादू है, जो कि अगर शिक्षण शास्त्र का आधार बन जाए तो फिर शिक्षा की मतलब अधिकांश समस्याएं एकदम हमारे लिए हल हो जाएं। क्योंकि शिक्षा आज एक बड़ी ही बेजान सी और बोझिल सी चीज बनी हुई है, जिसको किसी तरह से करोड़ों बच्चे सहन करते हैं और लाखों अध्यापक किसी तरह से उनके गले उतारते हैं। जो आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र है, इन सब की अचूक दवा है। और ये जो अभी थोड़ी देर पहले नक्शे या मानचित्र के संदर्भ में मैं आपसे बात कह रहा था, वो एक दरवाजा है इसमें घुसने का, कि ये जो सीरीज बनी है लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा वाली, अभी शुरू हुई है और एक समय आएगा जब पूरे भारत के सभी राज्य इसमें शामिल हो जाएंगे। ये जो पूरी सीरीज है, इसको देखकर समझ में आता है कि कैसे
जमीन का एक एक कोना मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन चक्र से जुड़ा हुआ है। उसमें अर्थशास्त्र भी है, उसमें इतिहास भी है, उसमें जलवायु भी है। आज की जो जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हैं वे भी हैं, आजीविका के सवाल भी हैं, भाषाएं भी हैं। ये सारी चीजें कैसे एक नक्शे को देखकर हमारे मन में एक तरह की झंकार पैदा करती हैं और हम जुट जाते हैं देखने समझने के लिए कि ये भला किस तरह से ये चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे अब लक्षद्वीप अभी हाल में चर्चा का विषय रहा है, वहां पर एक तरह का ऐसा विकास होने जा रहा है जिसमें कहीं लक्षद्वीप की जो अपनी एक विशिष्ट स्थिति वही नष्ट होने का डर हो गया है। उसको समझने के लिए लक्षद्वीप का जो नक्शा प्रकाशित हुआ है उस पर एक अच्छी नजर डालकर एक आध घंटे उस पर मन एकाग्र करके समझा जा सकता है उस पूरी एक बहुत ही विषम स्थिति जो वहां एकदम पैदा होने को है। और ये जो बाकी नक्शे हैं इनको भी अगर उस तरह से देखा जाए तो इनको देखकर ही बहुत सी क्रिटिकल कॉन्शियसनेस जाग जाती है। शिक्षा की कक्षा की परिस्थितियों में जहां अध्यापक कई बच्चों को एक साथ पढ़ाता है, वहाँ ये क्रिटिकल कॉन्शियसनेस कैसे जागृत की जाए, ये दिशा इन मानचित्रों से खुलती है। और अगर समय मिला इस बहस में तो जरूर इसका जो शिक्षण शास्त्रीय महत्व है, चीजों का विश्लेषण करने की क्षमता का विकास है, अच्छी तरह से किसी चीज को देखने और नोटिस करना कि किस चीज का किससे क्या रिश्ता है, इस तरह की कई जो मानसिक संभावनाएं हैं, कौशल हैं, उनको ये नक्शे किस तरह विकसित करने का एक मौका देते हैं। ये चीज कोशिश करूंगा मैं समझाने की। पर जहां तक क्रिटिकल कॉन्शियसनेस का सवाल है, उसका जो मूल बिंदु है या उसकी जो आत्मा है, चीजों को जोड़ जोड़ के देख सकना, अलग अलग ना समझना बल्कि जोड़ना और जोड़कर रोमांचित होना, ज्ञान को एकदम एक अपने एक निजी यात्रा समझना, ये है उसका मूल बिंदु और ये जरूर इस सीरीज से हासिल हो सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और जैसा कि आपने कहा कि एक लाइफलेस लाइफ जो है उसमें कैसे क्रिटिकल कॉन्शियसनेस एक वेंटेज पॉइंट का काम कर सकती है ऑर्गेनिक लिंकेजेस के लिए और एक नॉलेज के लिए। अब मैं डॉक्टर यमुना जी की तरफ डॉक्टर यमुना जी से प्रश्न पूछना चाहूँगा और यह प्रश्न है कि वो कैसे नॉलेज और पेडागोजी के एप्रोप्रिएट, उसके कई वेज होते हैं और कई एप्रोप्रिएट वेज होते हैं, उसको एजुकेशन में शामिल करने की क्या चैलेंजेस हैं? So, should I repeat in English or that would be fine? What are the challenges in actuality incorporating appropriate ways of knowledge and pedagogy? थैंक यू धनंजय जी। नॉलेज और पेडागोजी ये दोनों बहुत फ्लूइड बातें हैं। उन्हें रुकना नहीं चाहिए, बहना चाहिए। There needs to be a lot of flexibility. क्या पढ़ाना है और कैसे, अप्रोप्रिएट क्या है, नॉलेज को समझने के लिए, जानने के लिए और दुनिया के बेहतरी के लिए बदलने उपयोग, उसके लिए उपयोग करना चाहिए। इसलिए पेडागोजी ओपन एंडेड होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स और टीचर्स आपस में संवाद कर सके, डिसेंट या मतभेद के लिए जगह हो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए माहौल बना सके। इस प्रकार नॉलेज और पेडागोजी जो है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे सकते, इसलिए वो पॉलिटिकल क्वेश्चन भी बन जाता है। इसको एक्चुअलाइज करने के लिए हमारे सामने कई दिक्कतें, सरकारों को राजनीतिक आइडियोलॉजीज होते हैं, फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्कूल्स, पेरेंट्स, स्कूल के टेक्स्ट बुक्स, क्लासरूम के अंदर चलने वाली प्रक्रियाएं, हर एक स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जरूरत होती है। व्यापक रूप में ये बातें हम अपने देश में बना नहीं पाया। करियर बिल्डिंग के लिए शिक्षा इतना हावी होते हैं, यह सवाल पूछना फिर जरूरी होते हैं, करियर बनाना और नॉलेज पेडागोजी को अप्रोप्रिएट कोशिश करना, क्या ये एक साथ नहीं चल सकते?
ये दोनों का डाइकोटमी शिक्षा को सामाजिक बदलाव के लिए आगे ले नहीं पाता। वही है धनंजय मेरा ब्रीफ रिस्पॉन्स। अगला प्रश्न भी आपसे ही है और ये स्पेसिफिक प्रश्न है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। चिल्ड्रन को अक्सर मैप सीखना बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, और आपके ऐसे क्या कॉन्क्लूजन्स थे या आपके ऐसे क्या निष्कर्ष थे जिसकी वजह से आपने ये न्यू मैप्स बनाए? स्टूडेंट्स के लिए मैप लर्निंग अनइंटरेस्टिंग है, रुचिकर नहीं है। यह ऑब्जर्वेशन एकलव्य के सामाजिक अध्ययन ग्रुप का था, जिन्होंने इस सवाल को समझने के लिए कई साल पहले मुझे एकलव्य में शामिल किया था। बच्चों के लिए उपलब्ध मैप्स, टेक्स्ट बुक्स, एटलस वगैरह और दुनिया के उपलब्ध एटलसेस का मैंने रिव्यू किया था। साथ में एटलसेस और मैप्स के साथ कई महीने बच्चों के साथ समय बिताया था। टेक्स्ट बुक्स के मैप्स बच्चों के समझ से सबसे दूर थे। ज्यादातर वे ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस है जो कि नेशनल बाउंड्रीज को दिखाते हैं। एटलसेस में 4 कलर प्रिंटेड मैप्स उपलब्ध है, और लेकिन उसमें भी एक फ्लैटनेस है जिसमें भू आकृति या लैंडस्केप्स का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। यह सही है कि मैप्स के साथ एक इंडेक्स होता है या लेजेंड होता है जो हमें बताते हैं कि अलग अलग रंगों से दर्शाए हुए जमीन की ऊंचाई। इनको डिकोड करके उस जगह को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है बच्चों के लिए। कोई भी एटलस मैप्स से लैंडफॉर्म्स का शेप आप नहीं समझ सकते। यह जानकारी सिर्फ कॉन्टूर्स से मिल सकता है। कॉन्टूर्स का उपयोग करने वाले मैप्स आमतौर पर लोगों को आसानी से नहीं मिलते। तो हमारे मुख्य फाइंडिंग्स कुछ इस प्रकार था। सही में एक्सिस्टिंग जगहों के रूप में मैप्स को बच्चे देख नहीं पा रहे। दूसरी बात, मैप्स का अमूर्त रिप्रेजेंटेशन एक प्रॉब्लम है। और तीसरा, इसलिए हमें जगहों जैसे दिखाने वाले मैप्स की जरूरत है। मैप्स रंगीन होना चाहिए। मैप्स को लैंड और पीपल के आपसी रिश्ते दिखाना चाहिए जो कि ज्योग्राफी के मूल आधार है। स्केल कन्वर्शंस और सिंबल डिकोडिंग जो नॉर्मली बच्चों के साथ स्कूलों में करवाते हैं वो केवल टेक्निकलिटीज है, वे हमें ज्योग्राफी तक नहीं पहुंचाते। इसलिए एक अमूर्त टेक्निकल टूल के रूप में नहीं, बल्कि हमें ऐसे मैप्स चाहिए जो कि स्पेसेस और ज्योग्राफी को थ्योरेटिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिक समझ से विकसित हो। धन्यवाद। हाँ, अगला प्रश्न भी आपसे ही है यमुना जी, कि ये जो मैप हैं वो इंटरडिपेंडेंस ऑफ थीम्स को दिखाते हैं, जिसको हम लोग विषय वस्तुओं के पारस्परिक निर्भरता को दिखाते हैं। ये ज्योग्राफी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ, ज्योग्राफी वास्तविक में नेचुरल लैंडस्केप और ह्यूमन लैंडस्केप के आपसी रिश्ते का स्टडी है। एटलसेस में फिजिकल और पॉलिटिकल मैप्स होते हैं और अलग अलग थीमेटिक मैप्स भी होते हैं। उदाहरण के लिए कल्टीवेशन, मिनरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट कवर, इस तरह के थीमेटिक मैप्स आपको दिखाई देते हैं। लेकिन एक बुनियादी ज्योग्राफिक मैप का मतलब क्या होता है? ये है कि ये सभी थीम्स को एक साथ दिखाए। अलग अलग पेजेस में स्थित थीम्स के आपसी रिश्ते डिराइव करना आसान नहीं होता है, क्योंकि मैप्स को ज्योग्राफी का बेसिक टूल माना जाता है। ज्योग्राफर्स को एक बेहतर मैप लैंग्वेज को डिफाइन करने की और विकसित करने की जरूरत है। ज्योग्राफी के लिए एक एटलस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाए गए मैप्स को एक साथ लेकर एक एटलस बनाए। सिंगल थीमेटिक मैप वाले मैप्स नहीं, हमें कई थीम्स के रिचर मैप्स की जरूरत है जिसमें स्टूडेंट्स सही में ज्योग्राफिक रिलेशनशिप्स को आसानी से ढूंढ पाए। फिर मैप्स ज्योग्राफिक इमेजिनेशन के लिए एक माध्यम बन पाएंगे। धन्यवाद। आपसे अगला प्रश्न भी आपसे ही है, और यह प्रश्न
हम सोशल साइंसेज में देखते हैं कि किस तरह से जो पॉजिटिविज्म जिसको हम कहते हैं सोशल साइंसेज की लैंग्वेज में, वो किस तरह से प्रॉब्लमेटिक है। तो इस बैकड्रॉप में आपने अपने रीडर्स को ये कैसे समझाने का प्रयास किया है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो केवल फैक्ट और नंबर नहीं है, बल्कि वो एक लिविंग एंटिटीज है जिनका जीवित अस्तित्व है। हाँ जी, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। शायद आपने ह्यूमन ज्योग्राफी में डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स और नंबर्स को देखा होगा, जो आपको ये सवाल पूछने में भी प्रेरित किया होगा। नेचर सोसाइटी सीरीज के टेक्स्ट में मुख्य रूप में कुछ इस तरह का सेक्शंस है कि नेचर सोसाइटी रिलेशंस माने प्रकृति और समाज के रिश्ते, पीपल माने लोग, एनवायरनमेंट पर्यावरण। नेचर सोसाइटी रिलेशंस में खेती, इंडस्ट्रीज वगैरह के अलावा कई प्रकार के लाइवलीहुड्स के बारे में भी हम बात करते हैं। उदाहरण के लिए बीड़ी बनाना, बास्केट बनाना, ट्रेडिशनल फिशिंग, मछली पकड़ना, ये सब। पीपल सेक्शन में लोगों की भाषा, खान पान, रिलीजन, इन विविधताओं पर ध्यान देते हैं। एनवायरमेंटल सेक्शन में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते हैं। इस प्रकार लोगों के विविध संदर्भ और तरीके, संघर्ष और समस्याएं, ये सब शामिल होते हैं। मैप्स भी यही रिफ्लेक्ट करते हैं। थैंक यू। Thank you. I'll come back to Professor Krishna Kumar, and this question is to him. प्रकृति समाज श्रृंखला जो नेचर सोसाइटी सीरीज है कि किताबें क्रिटिकल पेडागोजी या आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र के निर्माण के लिए एक सराहनीय प्रयास है। आपके अनुसार यह सीखने के छात्र केंद्रित दृष्टिकोण में कैसे योगदान देगा? हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं कि टीचर सेंट्रिक एजुकेशन है और उसको स्टूडेंट सेंट्रिक बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में आपका जवाब। क्रिटिकल कॉन्शियसनेस या कि आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र की बात का एक तरह से प्रस्थान बिंदु है कि जो भी चीज सीखने के लिए सामने आती है हमारे, हम उसको एक संदर्भ दे सकें। अंग्रेजी में आप अक्सर कॉन्टेक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं। उसका आशय ये होता है कि जो चीज मुझे समझनी है एक विद्यार्थी के रूप में, एक बच्चे के रूप में, वो मेरे संदर्भ में आ जाए, मुझे अपने संदर्भ से समझ में आ सके कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ या ये मुझे क्यों पढ़ाई जा रही है। ये चीज मेरे मन में कहीं पैदा हो जाए कि हाँ, मेरा इससे एक संबंध है और ये मैं अपने संदर्भ में इस चीज का लाभ उठा सकता हूँ या इससे जुड़ सकता हूँ। तो ये जो प्रस्थान बिंदु है, यही हमें इस बात की याद दिलाता है कि अगर शिक्षा को बाल केंद्रित या चाइल्ड सेंटर्ड रूप में देखा जाए तो ये बहुत जरूरी है कि हर बच्चे को ये महसूस हो कि कोई बात मुझे अपने दृष्टिकोण से समझने की स्वतंत्रता है और उसको अपने संदर्भ से जोड़ने की मेरे मन में इच्छा पैदा हो गई है। तो ये जो दो मूल्य हैं, एक तो कि मैं एक बच्चे के रूप में या विद्यार्थी के रूप में एक अपने परिप्रेक्ष्य से, अपने पर्सपेक्टिव से किसी चीज को समझने के लिए स्वतंत्र हूँ। यानी ये जो शिक्षक मुझे पढ़ा रहा है, ये मुझे स्वतंत्र बना रहा है, ये मुझे ऐसी क्षमता दे रहा है कि मैं अपने तरीके से इस चीज को समझूं, अपने तरीके से, यानी मैं इसको अपने से जोड़ते हुए समझ सकूं। भले ही वो पूरी तरह से एक नई बात हो जो कि मेरी समझ में आए भाषा की दृष्टि से, शब्दों की या किसी और नजरिए से। तो ये इसका क्रिटिकल कॉन्शियसनेस का एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है जो इसको बाल केंद्रित शिक्षा का आधार बनाता है कि इससे बच्चों को एक तरह की वैचारिक आजादी या स्वतंत्रता महसूस होती है अगर शिक्षण शास्त्र में ये तत्व आ जाए। और दूसरी चीज जो इसको बाल केंद्रित शिक्षा के लिए आधार बनाती है
आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र को एक आधार बनाती है, वो ये है कि बच्चे का पर्सपेक्टिव विकसित हो, बच्चा अपने परिप्रेक्ष्य से, अपने संदर्भ से किसी चीज से जुड़ सके, उस चीज को समझने की दिशा में आगे बढ़ सके। होता क्या है, वरना जो पारंपरिक शिक्षण है वो अध्यापक जो भी सिलेबस में है या पाठ्य पुस्तक में है उसको समझा देता है। अब समझाने का क्रम ऐसा होता है कि वो विषय तो फैल जाता है या कि फैला दिया जाता है ब्लैक बोर्ड पर या किसी मानचित्र पर या किसी किताब पर फैल जाता है, लेकिन बच्चे को कोई ऐसी जगह नहीं मिलती उसमें कि वो समझ सके कि मैं इसमें भला क्या हूँ, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है ये जानना। ये इस तरह के सवाल हमारी कक्षाओं में उभरते ही नहीं हैं, और खासकर जो बच्चे ऐसी पृष्ठभूमियों से आते हैं जहां पहले से शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ है, उन पृष्ठभूमियों से आने वाले प्रायः निर्धन वर्ग के या कि निचली जातियों के बच्चे एकदम ही बेगाना महसूस करते हैं हमारी कक्षाओं में। बेगाना यानी कि जैसे कि वो हाशिए पर हैं और उनके लिए तो बस ये है कि इसको किसी तरह से रट करके, प्राप्त करके, अपने दिमाग में डाल करके और हम अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो ये जो समस्या है कि बच्चे हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई रस नहीं महसूस करते हैं, उनके लिए नीरस बन जाती है। और ये बात मध्यम वर्ग के शिक्षित परिवारों के बच्चों के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि ऐसे परिवारों से आने वाले बच्चों के लिए जिनके पास पहले, जिनके माता पिता के पास शिक्षा नहीं थी। बच्चों के लिए आम तौर पर हमारी शिक्षा व्यवस्था बड़ी एक नीरस अनुभव की एक दैनिक घटना बन जाती है। और इसका जो इलाज है समीक्षाई या कि आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र में वो यही है कि हम बच्चों को जो पाठ्यक्रम है उसमें दिए गए विवरण हैं, जानकारियां हैं, उन जानकारियों से जोड़ सकें, ये महसूस करा सकें उन लोगों को मैं मेरे जीवन का भी इससे कहीं कोई रिश्ता है, और अगर मैं इसको समझ लूंगा तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि उससे फिर मुझे बाकी चीजें बेहतर समझ में आने लगेंगी। छुटपन में इस भाव का एक बड़ा गहरा महत्व है, क्योंकि यही भाव है जो कि शिक्षा में के क्रम में बच्चे को आगे तक बने रहने की प्रेरणा बनता है। और अगर वो पहुंच जाता है उच्च शिक्षा तक तो वहां भी फिर उसको ऐसी लगन महसूस होती है कि हाँ, मैं विज्ञान के किसी क्षेत्र में अपने को इतना रमा लूं कि उसमें मुझे कुछ नया दिखने लगे, मैं कुछ नई बात सोच सकूं, बता सकूं दुनिया को। ये इसकी शुरुआत कक्षा 1 में या उसके भी पहले हो जाती है। तो ये जो आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र है, ये हर स्तर पर बच्चे को ज्ञान से एक सजीव अर्थ में जुड़ने के लिए प्रेरित करने वाला शिक्षण शास्त्र है, और इस अर्थ में वो एक बाल केंद्रित शिक्षण की एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, आप कह सकते हैं। धन्यवाद सर। अगर हम इन मैप्स को देखें चारों राज्यों के, तो एक तरह का डिफरेंट मॉडल्स जिसको हम लाइवलीहुड के बोलते हैं वो आते हैं, और हम देखते हैं कि लोग आजीविका का अभ्यास बहुत अलग अलग तरह से कर रहे हैं, जो कि विकेंद्रीकृत आर्थिक प्रयास का अच्छा उदाहरण है, जिसको हम लोग डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी बोलते हैं। हालांकि यह मुख्य धारा के अर्थशास्त्र का हिस्सा नहीं बन पाया है। मानचित्र में इस पहलू से शैक्षिक गतिशीलता, जिसको हम लोग एजुकेशनल डायनामिक्स कहते हैं, का किस प्रकार का निर्माण किया जा सकता है? ये प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं या यमुना जी से? जी, आपसे पूछ रहे हैं सर। हाँ, तो मेरी समझ में देखिए, ये जो शब्द हैं विकेंद्रित विकास या कि ये पूरा आजीविकाओं को विकेंद्रित ढंग से देखना, ये सारी चीजें प्रशासनिक व्यवस्थाओं के, राजनीतिक व्यवस्थाओं के विभिन्न प्रकार के विकास क्रम में पैदा हुई विकृतियों से उपजी हैं। वरना अगर ये विकृतियां ना होती तो हम देख पाते कि धरती का हर कोना, वो किसी भी देश में वो धरती पड़ती हो, हर कोना
मनुष्य की इस खोज का स्थान है कि मैं यहाँ अपने जीवन को कैसे एक सार्थक आधार दे सकता हूँ, जिसकी शुरुआत आजीविका से होती है। और ये आजीविका जो कि प्रकृति से जुड़ी हुई है, अन्य संसाधनों से जुड़ी हुई है, संबंधों से जुड़ी हुई है, ये इसलिए जिसको हम आज विकेंद्रित विकास कह रहे हैं, दरअसल कह सकते हैं आपके मनुष्य की यात्रा का ये मूल प्रस्थान बिंदु हुई है कि मैं जहाँ हूँ, मैं जिस जगह पर हूँ, वहां पर मुझे जीना है और जीने के साधन मुझे अपनी सूझबूझ से विकसित करना है, और जो मेरे आसपास लोग हैं उनसे जुड़कर महसूस कर विकसित करना है। तो जब ये जो सीरीज है इसके नक्शों को आप देखते हैं और इन नक्शों में जिस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाया गया है चिन्हों के माध्यम से, साथ में जो औद्योगिक संसाधन हैं जैसे कि रेलगाड़ियां हैं, सड़कें हैं, कारखाने हैं, उनको दर्शाया गया है, जब हम या ऐतिहासिक स्थान हैं उनको भी दर्शाया गया है। जब हम इन चीजों को एक साथ देख पाते हैं, एक ही सतह पर देख पाते हैं, तो अपने आप कई सवाल, कई जिज्ञासाएं हमारे मन में उत्पन्न होती हैं और हम समझ पाते हैं कि कोई ऐसा कोना नहीं है किसी भी राज्य का या देश का जो इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए या इस जिज्ञासा के आधार पर समझने की, आगे बढ़कर समझने के लिए पर्याप्त ना हो। हम देखते हैं कि जीवन हर जगह है और हर जगह जीवन उन्हीं प्रश्नों से जूझ रहा है। ये जो सीमा का प्रश्न होता है, जो मानचित्र का एक बड़ा कह लीजिए कि बहुत ही जटिल एक प्रकार का अवदान है या एक बहुत जटिल कॉन्सेप्ट है कि यहाँ फलानी चीज की सीमा आ जाती है, इस प्रदेश की सीमा है या इस देश की सीमा है। तो अब जब आप भूगोल की शब्दावली में सोचते हैं तो दरअसल फिर सीमाएं नहीं रह जाती, वो तो राजनीतिक सीमाएं होती हैं। वरना आप जब भी जैसे अब आप मानचित्र देखें या राजस्थान का देखें तो उसकी सीमाओं तक पहुंच के ही आप एकदम समझ जाते हैं कि हाँ, ये जो जीवन है इस सीमा के भीतर, राजस्थान का जीवन या उड़ीसा का जीवन, ये कैसे इस सीमा के बाहर पड़ने वाले राज्यों से, उनकी जमीन से जुड़ा हुआ है। सिर्फ रेलगाड़ियों के कारण नहीं या सड़कों के कारण नहीं, बल्कि ऐतिहासिक कारणों को भी हम देख पाते हैं जिनसे जनजीवन हर एक स्थान का उस स्थान पर विकसित होते हुए भी अन्य स्थानों से जुड़ा हुआ रहा है, और वो जुड़ करके ही एक सांस्कृतिक चेतना बने हैं कि हम फलानी जगह पर सोचते हैं कि ये राजस्थान की संस्कृति है और इस सीमा के पार उत्तर प्रदेश की संस्कृति है। अगर इस तरह की बात हमारे मन में आती है तो जब हम इन नक्शों को देखते हैं तो फिर संस्कृति भी हमारे लिए एक ज्यादा जीवंत और हर स्थान पर विकसित होते हुए भी एक ज्यादा एक ऐसी एक अवधारणा बन जाती है जो कि हम फिर प्रत्येक स्थान से जोड़कर देख सकते हैं। उसका भी विकेंद्रीकरण हो जाता है हमारे दिमाग में। फिर कोई एक बड़ी संस्कृति की कोई अवधारणा नहीं रह जाती। हम सोचते हैं हाँ, ये तो फिर उन चीजों से मिलकर बनी है जो किसी भी स्थान को विशिष्ट बनाते हैं, चाहे वो एक गांव हो, शहर हो, राज्य हो इत्यादि। तो ये सारी चीजें अगर आप इकट्ठी करके देखें तो मैं समझता हूँ विकेंद्रीकरण की जो एक बड़ी सीमित सी, एक बड़ी दुबली पतली कुपोषित अवधारणा आज है अर्थशास्त्र में, और जिसके बुरे दिन आए हुए हैं वैश्वीकरण की पूरी उसकी अवधारणा के चलते, वो हमारे लिए एक बिल्कुल नया एक रूप ग्रहण करती है और हम समझ पाते हैं कि हाँ, विकेंद्रीकरण का ही एक पर्यायवाची है जीवन, मनुष्य का जीवन वो विकेंद्रित ही हो सकता है। थैंक यू सर। अगला प्रश्न भी आपसे ही है, उसके बाद हम यमुना जी की तरफ जाएंगे। इन मानचित्रों को डोमिनेंट कार्टोग्राफी से कैसे अलग किया जाए, कैसे तुलना की जा सकती है? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर दरअसल अभी एक प्रश्न के उत्तर में यमुना जी दे रही थी कि जो डोमिनेंट कार्टोग्राफी है वो दरअसल बहुत कुछ छिपा लेती है।
अगर आप बाजार से नक्शा खरीद के लाएं या पुरानी किस्म की जो एटलसेस होती हैं उनको देखें, या जिसको खाका कहते हैं स्कूल में उसको देखें, तो वो मुख्यतः सीमाओं का ज्ञान है कि हाँ इस तरह से सीमाएं बनाई जाएं तो इसको एशिया कहेंगे, इस तरह से सीमाएं बनाई जाएं तो ये भारत कहलाएगा, ये पाकिस्तान कहलाएगा या बांग्लादेश कहलाएगा। सीमाओं का ज्ञान, या कि फिर डोमिनेंट कार्टोग्राफी में हम देखते हैं कि कोई एक डायमेंशन लेकर किसी केवल उसी को फिर मानचित्र में दिखाया जाता है। जैसे अगर जलवायु का मानचित्र है तो उसमें हवाएं बह रही हैं या कि संभार रेखाएं दिखाई दे रही हैं, आइसोबार्स या आइसोथर्म्स दिखाई दे रही हैं, और ऐसा लगता है कि जगहें गायब हो गई हैं। या हम जब ट्रांसपोर्ट का मानचित्र देखते हैं तो लगता है कि बस रेलों का जाल बिछा हुआ है और मनुष्य तो कहीं है ही नहीं, या कि शहर प्रदेश एकदम से गायब हो गए हैं। तो ये जो पुरानी ढंग की, जिसको हम डोमिनेंट आज कह रहे हैं, क्योंकि वो पद्धति ही पाठ्यपुस्तकों में इस्तेमाल होती है, एटलसों में इस्तेमाल होती है, कि ये जो अलग अलग पहलू हैं भूगोल के और मनुष्य के जीवन के, इनको अलग अलग करके अलग अलग नक्शों में दिखाया जाए। और जब इस तरह से उनको दिखाया जाता है तो वो फिर अलग अलग ही हमारे दिमाग में रह जाते हैं, जबकि हमें पता है कि आज की दुनिया की कई समस्याओं को समझने के लिए हमको इन तमाम किस्म के अलग अलग नक्शों को जोड़ के देखना पड़ेगा, वरना हम ये जो पूरा इशू आजकल दिखाई दे रहा है जलवायु परिवर्तन का या ग्लोबल वार्मिंग का या इकोलॉजिकल जो संकट है, आपातकाल है, उसको अगर हम समझना चाहें तो वो फिर इस डोमिनेंट कार्टोग्राफी की ये जो हर चीज को अलग से दिखाने का जो एक क्रम है जिसमें हम उसके जरिए नहीं समझ सकते। तो उससे ये मानचित्र इसी अर्थ में अलग है कि ये कई चीजों को एक साथ जोड़ के दिखाते हैं। इनमें जैसे रंगों का प्रयोग है, रंगों के प्रयोग में कोई रूढ़ता नहीं है कि हाँ हमने तय किया कि भाई इसके लिए ये रंग इस्तेमाल होगा, कोई प्रतीक बना दिया। उसकी जगह ये रंग जीवंत हैं। जहाँ बहुत घने जंगल हैं या उनमें बाघ पाए जाते हैं या और जंगली जानवर हैं, वो उस रंग को देखकर ही समझ में आ जाता है कि हाँ इस जगह के आसपास या इस जिले के इर्द गिर्द एक घना जंगल है, या इस जिले के इर्द गिर्द रेगिस्तान है, या कहीं पर केवल खेती बाड़ी मुख्यतः हो रही है, जंगल अब कट चुके हैं। इस तरह का एक बहुत ही सहज एहसास जो कि जिसमें कई विषय मिले जुले हैं, वो नक्शे पर एक नजर मारकर ही हो जाता है। तो उस अर्थ में ये डोमिनेंट जो नक्शे का विज्ञान है, नक्शेबाजी आप कह सकते हैं, जो कि स्थापित है इस समय पाठ्यपुस्तकों में, एटलसों में, उससे बिल्कुल अलग एहसास पैदा करने का ये साधन बनते हैं ये नक्शे, और हमारी जिज्ञासाओं को एकदम बढ़ा देते हैं इनको देख करके कि अरे ये रणथंभौर का इलाका जो वैसे राजस्थान में पड़ता है, यहाँ क्यों है बाघ? क्या राजस्थान में भी इतना घना जंगल है या वो किसी और तरह का जंगल है? इस तरह की जिज्ञासाएं नक्शे को देखकर ही एकदम पैदा हो जाती हैं। और जमीन के नीचे क्या है, कौन से खनिज हैं, या ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो क्यों जमीन के नीचे जो चीजें मिली हैं उनकी मदद से बना होगा। ऐसी बहुत सी चीजें एक साथ कह सकते हैं आप, एक कॉम्प्लेक्स कार्टोग्राफी है जो चीजों को इकट्ठा करके जीवन, धरती की रूपरेखाएं, तमाम राजनीतिक और आर्थिक चिन्ह, इन सबको मिला करके ये कॉम्प्लेक्स कार्टोग्राफी बनी है जो कि इन नक्शों में दिखाई देती है। थैंक यू सो मच सर। मैं अब यमुना जी की तरफ आना चाहूँगा और उनसे कुछ प्रश्न हैं। आज हम ऐसे समय में हैं जब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। ये मानचित्र पुस्तिकाएं उस वास्तविकता को किस प्रकार एड्रेस करती हैं, संबोधित करती हैं? यमुना जी। Yamuna ji, am I audible to you?
सर मुझे लग रहा है कि यमुना जी जब तक कुछ कनेक्टिविटी में हमें इश्यू है, तो एक कॉमन प्रश्न था जिसको हम साझा प्रश्न बोल सकते हैं। उस पे मैं आपका रिमार्क चाहूँगा। जब यमुना जी आएंगी तो उनसे वो रिमार्क ले लिया जाएगा। ये प्रश्न सर आपके लिए है। जी। ये पुस्तिकाएं आलोचनात्मक चेतना से भरी कार्टोग्राफी, भूगोल और शिक्षा शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है। इस पर आपकी क्या कंक्लूडिंग, आपकी क्या समापन टिप्पणी होगी? इनका प्रयोग एक तरह के नीतिगत उत्साह, सिर्फ ये मसला राष्ट्रीय नीति का या प्रादेशिक नीति का नहीं है, हर एक स्कूल की नीति का है कि वो उसके जो प्रिंसिपल हैं, शिक्षक हैं, अलग अलग विषयों के शिक्षक हैं, वो सभी इनको देखें, क्योंकि ये सिर्फ भूगोल के लिए उपयोगी नहीं है। ये जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया था, ये जो क्रिटिकल किस्म की पेडागॉजी है, ये हर एक विषय के दरवाजों को खोलती है। तो इसलिए मेरी टिप्पणी तो यही होगी कि स्कूल के स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी नीति बनाएं, ये देखने के लिए कि कैसे वो इस सीरीज का, इसमें दिए गए नक्शों का और नक्शों के साथ दी गई जानकारियों का प्रयोग अलग अलग स्तरों पर कर सकते हैं। क्योंकि ये कोई किसी एक स्तर के लिए नहीं है ये नक्शे, कि आप कहें कि ये सिर्फ प्राइमरी के लिए हैं या हायर सेकेंडरी के लिए हैं। ये हर एक स्तर पर बच्चों को आकर्षित करेंगे और हर एक स्तर पर कुछ नई चीजें सीखने के लिए उनको प्रेरित करेंगे। तो जो प्रिंसिपल हैं स्कूलों के, उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो इस बात को समझें कि हमारे पास एक ऐसा साधन आया है जो कि किसी एक स्तर के लिए नहीं है। अधिकांश जो और साधन होते हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं या कि अन्य गाइड्स हैं, वो तमाम चीजें किसी एक स्तर के लिए होती हैं। हम कहते हैं ये प्राइमरी की पुस्तक है, ये सेकेंडरी की पुस्तक है। ये जो सामग्री है ये हर एक स्तर के लिए है और इसको अलग अलग स्तरों पर इस्तेमाल करने के लिए अगर प्रिंसिपल अपने अध्यापकों को कहें, प्रेरित करें और अध्यापकों में इनको लेकर चर्चा हो कि हम कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं, न केवल भूगोल में बल्कि जैसे अब हिंदी की कक्षाओं में या कि अर्थशास्त्र की कक्षाओं में, तो वो अपने आप में एक बड़ा रोचक विषय बनता है। मैंने हिंदी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि हिंदी का बहुत सा ऐसी पाठ्य सामग्री है जो दरअसल इसलिए पूरी तरह सजीव नहीं बन पाती क्योंकि बच्चे उसको किसी एक जगह से नहीं जोड़ पाते हैं, जो हमारे लिए बड़ा जरूरी है। अगर हम समझना चाहते हैं किसी कवि को, किसी कविता, उसकी कविता को, किसी कहानी को, तो वो किस प्रसंग में या किस स्थान को लेकर लिखी हुई है, हम उस जगह की कल्पना कर सकें। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा रोचक प्रसंग होता है अगर हिंदी का अध्यापक कभी कोई नक्शा दिखाए कि हाँ भाई ये वो जगह थी जहाँ बैठ करके ये कृति लिखी गई थी। वैसे तो कई कृतियां होती ही किसी जगह पर हैं, जैसे निराला की प्रसिद्ध कविता वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद में लिखी गई है और इलाहाबाद का उसमें जिक्र भी है, पर वो सजीव तभी बनता है जब हम देख पाएं कि ये जगह कहाँ है और वहाँ की गरीबी कैसे इतने बड़ी कवि को विचलित कर सकी, ये कौन सा क्षेत्र है हमारे देश का। तो कोई भी विषय लें आप, समाज विज्ञान के जो बाकी विषय हैं वो तो हैं ही जुड़े हुए, राजनीति का विषय है या कि जिसको आप सिविक्स या आज के समय के सामाजिक और राजनीतिक अध्ययन बोलते हैं, जिसमें आर्थिक चीजें भी शामिल हैं, उन सब में इनका इस्तेमाल है। और आगे चल के अगर चलेंगे तो 9वीं के आगे की कक्षाओं में भी इस्तेमाल है, इतिहास में तो खैर है ही। तो ये बहुत कुछ स्कूल के स्तर पर अध्यापकों और प्राचार्य की समझ पर निर्भर करेगा कि वो स्वयं आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र की मूल स्थापनाओं से अवगत हुए हैं कि नहीं हुए हैं, या वो केवल इसको एक पेडागॉजिक
एक फितरत या टूल मानते हैं कि हाँ ये तो अध्यापक के जानने की चीज है, अगर वो खुद नहीं इसको समझते हैं तो फिर स्कूल कक्षाओं में बटा रहेगा, बच्चे उम्रवार बटे रहेंगे और केवल खेल की घंटी में शायद उसमें भी एक साथ नहीं मिल पाएंगे, असेंबलीज में शायद मिलते होंगे, उसमें भी अलग अलग लाइनों में खड़े होते हैं। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था की जो एक बड़ी समस्या है कि ये लगातार बच्चों को बांटती रहती है और उनके सीखने के क्रम में जो एक स्वाभाविकता होती है उसको विकसित नहीं कर पाती। तो ये बहुत कुछ स्कूल की नीति पे निर्भर करेगा कि वो इस सीरीज के बहाने कौन कौन सी मंजिलें तय कर सकता है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि इस सीरीज का बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार होना चाहिए, ये अध्यापकों तक पहुंचे, प्रिंसिपलों तक पहुंचे, और इस तरह के जो आज कार्यक्रम आप कर रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए लोग इनकी विशेषताओं से अवगत हो सकें। ऐसे वर्कशॉप्स आयोजित की जाएं एकलव्य के द्वारा या और संस्थाओं के द्वारा, जो देश के अलग अलग हिस्सों में इस सामग्री के इस्तेमाल को लेकर लोगों को जोड़ सकें, उनको प्रेरित कर सकें, क्योंकि ये लंबा काम है। ये एक बहुत ही एक कह लीजिए आप बीज रूप में हमें कोई चीज प्राप्त हो गई है। अब इस बीज से कितना ऊंचा पेड़ हम बनाएंगे ये तो हमारे ऊपर निर्भर है, और उन स्कूलों के जो अध्यापक हैं, के प्राचार्य हैं, उन पर निर्भर है बहुत कुछ। इसके लिए कोई राष्ट्रीय या प्रादेशिक वो अनुमति नहीं चाहिए। ये तो बड़ी एक रोचक सामग्री है, हम खुद इसका इस्तेमाल कैसे करें ये हर स्कूल को सोचना है। जी सर। यमुना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? यस, आई गेस यस। यमुना जी, आपसे यह प्रश्न है कि जब हम इस समय हैं, जब हम ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, उसको फील भी कर रहे हैं और डिबेट भी कर रहे हैं, तो ये जो नेचर सोसाइटी सीरीज है उस इस रियलिटी को कैसे एड्रेस करती है? यमुना जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? यमुना जी, हम कुछ तकनीकी कारणों से उनको सुन नहीं पा रहे हैं। तब तक सर, कुछ प्रश्न आए हैं, उनको हम ले सकते हैं? हाँ जरूर, आप उठाइए जी। हाँ बिल्कुल। पहला जो है वो निवेदिता जी का है। सी राइट्स, a map tells a story and how are these multiple stories are brought out in this series? How will they lend to critical reflection on the relationship between man, land, animal and walk? इस प्रश्न में तो उत्तर छिपा ही हुआ है कि इन नक्शों में प्रकृति और मनुष्य का संबंध दर्शाया गया है, बहुत ही कॉन्क्रीट रूप में दिखाई देता है। सिर्फ रंगों से ही नहीं बल्कि जो कार्टोग्राफी की मुख्य बातें होती हैं, जैसे कि दिशा है, स्केल है और एक्यूरेसी है किसी स्थान की, इन सब चीजों की मदद से दिखाया गया है। तो जब आप जंगली जानवरों को या कि उस इलाके की खेती बाड़ी को, उस इलाके की जीवन शैली को इकट्ठा करते हैं, तो अपने आप बहुत सी चीजें जो कि वहाँ की जलवायु को लेकर या वहाँ की सिंचाई को लेकर आप समझ जाते हैं कि जरूर ये चीजें जुड़ी हुई होंगी। और इस अर्थ में देखें तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि ये नक्शे बहुत से ज्ञान को एकदम सहज बना देते हैं। सहज मतलब जो बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो गया, जिसको पढ़ने के लिए बहुत लंबी चौड़ी कोई किताब नहीं पढ़नी है, आप बस गौर से देखते जाइए और उस जगह के बारे में बहुत सी चीजें आपके लिए साकार हो जाएंगी, मूर्तिमान हो जाएंगी कि यहाँ कैसी प्रकृति है, यहाँ जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे और स्थानों से किस किस प्रकार जुड़े हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें इन नक्शों में पहले से मौजूद हैं, इनको बस देखने भर की जरूरत है और गौर से देखने की। और जैसे जैसे आप गौर से देखना शुरू करेंगे वैसे वैसे गौर से देखने की आपकी क्षमता भी बढ़ती जाएगी और आप देखेंगे कि कई सतहें इन नक्शों में उभरने लगती हैं, इनकी गहराइयों में छिपी हुई हैं। हिमांशु जी का प्रश्न है जो अंग्रेजी में ही है। उनका जो प्रश्न है वो टीचर और टीचर एजुकेटर के लिए है।
कि उनमें क्रिटिकल कॉन्शियस वो कैसे क्रिटिकल कॉन्शियसनेस स्टूडेंट के बीच ले जाएं जब हम मार्केट और बाजार का दबाव अपनी तरफ देखते हैं, मार्केट प्रेशर। इसका उत्तर अंग्रेजी में देना है कि हिंदी में देना है? सर हिंदी में ही दिया जा सकता जी, देखिए, ये जो मार्केट के दबाव का सवाल है, ये खुद क्रिटिकल कॉन्शियसनेस का एक मसला है कि ये दबाव हमें कैसे महसूस हो रहा है, ये दबाव कहाँ से पैदा हुआ, या ये जो हम इतिहास के जिस दौर से गुजर रहे हैं इसमें ये दबाव कैसे बढ़ रहा है, ये हमारे जीवन को किस किस अर्थ में प्रभावित कर रहा है, हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके जीवन में इस दबाव से क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। अगर हम इन चीजों पे गौर करें और इन चीजों पे गौर करते हुए संवाद करें अपनी कक्षा में, तो ये जो दबाव है ये खुद एक विषय बन जाएगा क्रिटिकल पेडागॉजी का, और इसका परिणाम ये होगा कि ये दबाव हमें कुछ कम महसूस होगा, क्योंकि इस दबाव का मूल आधार ही ये है कि आपको अपनी स्वतंत्रता कुछ कम महसूस हो, लगे कि बाजार ही सब कुछ है। इसीलिए इसको बाजारवाद कहते हैं कि हर चीज बाजार में तय होगी, इसके अब किसी हमको सार्वजनिक चेतना की जरूरत नहीं है, न ही राज्य की जरूरत है, सब कुछ बाजार तय करेगा, बाकी जो संस्थाएं हैं वो अपनी अपनी सीमित भूमिकाओं में। इस तरह के विमर्श से एक खास तरह का दबाव पैदा हुआ है जो कहीं कहीं विचार को ही दबा देता है या बहुत ही उसका दम घोटने की कोशिश कर। हमें लगता है विचार करने का फायदा ही क्या है अगर हर चीज बाजार की कीमत पे तय होनी है, तो विचार की क्या कीमत होगी। हम इस तरह के सवालों से उलझते उलझते बड़े निराश से हो जाते हैं। तो ये जो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस का रास्ता है उसके जरिए बाजार का दबाव भी एक विषय बनता है, एक पाठ बनता है, और जैसे जैसे आप इस पाठ को खोलना शुरू करते हैं, इसका विश्लेषण करने की शुरुआत करते हैं, वैसे वैसे ये दबाव आपको थोड़ा थोड़ा कम महसूस होगा। आपको लगेगा कि हाँ, आज भी जीवन है और किस तरीके से ये बाजार के कब्जे में आया है। हम अगर इसको समझ लें तो शायद हम कुछ जगहों पर उस कब्जे से थोड़ा बहुत संघर्ष भी कर सकें, अपनी आजादी फिर से बहाल कर सकें। यस सर। निवेदिता जी के बहुत सारे प्रश्न हैं, उनमें एक सीधा आपसे ही है। कृष्ण कुमार जी, यू हैव पॉइंटेड आउट दैट प्रोजेक्टिंग हरसेल्फ in a situation can help a child to understand and think critically in your books, the child's language and the teacher and social character of learning. Do you think these maps will help children project themselves in these places, theme, activities and ideas? This is not a separate thing. You see, it's a part of this process of learning. ये आगे वाली इन दो पुस्तकों से के बाद बहुत सी और किताबें जो मैंने लिखी हैं, उनमें से एक में तो बहुत विस्तार से ये समझाया गया। अभी हाल में 1 वर्ष पहले मेरी एक पुस्तक आई है, पढ़ना जरा सोचना, जो कि तक्षशिला से छपी है। अगर निवेदिता जी उस किताब को पढ़ें तो उनको महसूस होगा कि ये जो सोचना एक विषय में महत्वपूर्ण है, और पढ़ने का तो वो बुनियादी आयाम है, पढ़ना सीखने का आयाम है। इसीलिए किताब का शीर्षक ही है पढ़ना जरा सोचना। तो ये जो नक्शे हैं जो कि इस समय हमारे लिए आज का विषय हैं, ये नक्शे भी सोचने की शुरुआत कराते हैं। और भूगोल का जो एक बहुत ही निर्जीव या रूढ़ ज्ञान हमने पाया हुआ है, उस ज्ञान को टटोलने, तोड़ने, उसको दोबारा समझने की इच्छा पैदा करते हैं। तो उस अर्थ में ये भी एक बहुत बड़ा, कह लीजिए कि एक उपक्रम है सोचने के क्रम का, जो कि शिक्षा की निर्जीवता के कारण काफी कुछ इधर उधर टूटा फूटा है। तो ये जो पूरा प्रश्न है, ये कोई अलग से नहीं है कि ये सिर्फ भूगोल में ही है। ये नक्शे तो हमें कई दिशाओं में सोचने का मौका देंगे, और अगर बच्चों को इनको देखने या समझने का मौका मिला तो फिर तो आप जानती हैं कि बचपन में जो होता है उसका फल पहले से तय नहीं हो सकता। वो बच्चे फिर किन किन दिशाओं में जाकर इस चेतना का इस्तेमाल कर पाएंगे,
ये हम लोग आज नहीं इसकी भविष्यवाणी कर सकते, वो तो फिर कुछ नया ही होगा। क्योंकि जब बच्चों के हाथ में कोई चीज आ जाती है तो वो फिर नई तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं, जो 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 पहले से नहीं सोचा जा सकता। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि ये आपके प्रश्न में जो एक ये ऐसी बात निहित है कि ये अलग से कुछ करेंगे, ये अलग से नहीं बल्कि और विषयों के साथ मिलकर ही बच्चों को प्रभावित करेंगे। जी सर, एक प्रश्न है तुलतुल विश्वास का। ऑब्जर्वेशन और प्रश्न दोनों है। विश वी कुड मेक सच मैप्स फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री, and the question is as follows: what would it take to convince every DIET to take up such an activity with its students' teacher? आपने क्या कहा? एवरी ITD? DIET. DIET, अच्छा आप ओके। टुलतुल जी, आप उन संस्थाओं पर बहुत ज्यादा विश्वास व्यक्त कर रही हैं। जरूर ऐसा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कोई आसान काम भी नहीं है। अभी तो एकलव्य अगर इस सीरीज को पूरा ही कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। बीच बीच में हम सुनते रहते हैं कि बस 4 राज्य हो गए, हो सकता है 5-6 और हो जाएं, लेकिन पूरे देश के और उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी परियोजना है। और इसकी पहल जरूर मुझे लगता है एकलव्य जैसी संस्था को करनी चाहिए कि वो अब पहले तो पूरे देश तक, हर प्रदेश का नक्शा बनवाए, प्रकाशित करे, उसके बाद फिर जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को शुरू करे। ये अपने आप तो शुरू नहीं होगा, इसकी पहल किसी को करनी पड़ेगी, और पहल करने के बाद फिर इसको सस्टेन करना पड़ेगा। तभी ये चीज उस स्तर तक जा सकती है जिसकी आप कल्पना कर रही हैं। क्योंकि राज्य स्तर पर जो समस्याएं हैं वो आप पहले से उनसे परिचित हैं कि जो डाइट है ये बहुत से राज्यों में तो बिल्कुल ही अब हाशिए पर चली गई है। और इस डाइट को अगर ऐसे किसी काम के लिए इस्तेमाल करना है कि वहाँ पर जो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं वो अपने अपने जिले के ऐसे नक्शों का विकास कर सकें, तो पहले तो डाइट को जीवित करना होगा कि डाइट में खुद इतनी जान आ जाए उसके टीचर एजुकेटर्स में कि वो इसका महत्व समझें। तो जरूर मैं समझता हूँ आपकी संस्था तो दूसरों को जीवन देने के लिए मशहूर रही है, एकलव्य, तो वो अगर इसको ठान ले कि हाँ हम 4-6 जिलों में तो कम से कम डाइट को जीवित करके दिखाएंगे, और जीवित करने का पैमाना यही होगा कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट का ऐसा नक्शा बना दें जैसा यमुना जी ने इन प्रदेशों का बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि एक शुरुआत तो जरूर होगी, और उससे हो सकता है बहुत से और जिले प्रेरित हों ये ऐसा काम करने के लिए। सर, एक जो 2 प्रश्न तो बहुत हैं, बट 2 हम लेंगे क्योंकि ये प्रोग्राम 12:15 तक का ही है। एक जो प्रश्न है पारुल बजाज जी का, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ लेकिन पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ऐसे फर्स्ट इनिशिएटिव के लिए कृष्ण कुमार जी और यमुना जी किस तरह के नेक्स्ट वर्जन या वेरिएंट की पॉसिबिलिटीज देखते हैं? जैसे इस इनिशिएटिव को बाकी स्टेट के लिए करना एक पॉसिबिलिटी हो सकती है या देखी जा सकती है। ये आपने इसका जवाब दे दिया अभी, जो पहले वाला प्रश्न था। दीपिका जी का एक प्रश्न है, विल यू रिकमेंड अदर रिसोर्सेज लाइक स्टोरी बुक्स दैट डिपिक्ट द सिचुएशन एंड पीपल ऑफ प्लेस लिव इन? स्टोरी नहीं, ठीक से आई कुडंट हियर इट प्रॉपर्ली, आप फिर से दोहराइए। ये बात दीपिका जी ये कह रही हैं कि हम क्या स्टोरी बुक्स को भी यूज कर सकते हैं जो हमारे इकोलॉजी और स्पेशलिटी को डिस्क्राइब करते हैं मैप की ही तरह। देखिए, करने को तो कर सकते हैं, लेकिन जो कहानी की अपनी भूमिका है बच्चे के जीवन में, वो फिर उस पर अगर आप ज्ञान का बहुत बोझ डालेंगे तो उसकी अपनी भूमिका थोड़ी सी घट जाएगी। कहानी की भूमिका अलग है, वो एक साहित्यिक विधा है जो हमें हमारी कल्पना के आधार पर आगे बढ़ती है।
हमें ऐसी चीजों की को सोचने के लिए मौका देती है जो सोची ही नहीं जा सकती, जो इस दुनिया में नहीं है, या कि दुनिया की में इस तरीके से हैं कि वो अपने यथार्थ से एकदम अलग रूप ग्रहण करती हैं। कहानी एक अलग ही विधा है। तो ठीक है, ऐसी कहानियां भी हो सकती हैं जो कि इन मानचित्रों के साथ जुड़ सकें, मैं मानता हूँ, लेकिन वो भी एक तरह का उसको खींचना होगा। ये तो सही बात है कि आप इस नक्शे को देखते देखते ही बहुत सी कहानियां कह सकते हैं, या आपको याद आएंगी वो कहानियां जब आप किसी स्थान का नक्शा देखते हैं। महाराष्ट्र में जब आप जाते हैं तो औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाओं का चिन्ह इन नक्शों में आप देखते हैं, तो उससे फिर जुड़ी हुई बहुत सी चीजें आपके दिमाग में आती हैं। आप जरूर उनकी एक कहानी बना सकती हैं, अजंता में जाने की या एलोरा की गुफा को देखने की इत्यादि। हाँ, लेकिन ये ठीक है, ये भी एक प्रयास हो सकता है, पर मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इन मानचित्रों का या नक्शों का उपयोग है, वो अपने आप में एक मतलब सामाजिक ज्ञान को, समाज विज्ञानों को और किसी हद तक गणित को, क्योंकि पैमाने का सवाल गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सी जगह कितनी दूर है उसको कैसे दिखाया गया है यहाँ, इन चीजों को जोड़ने में ज्यादा उपयोगी हैं ये नक्शे। गणित का विषय वैसे एकदम ही अलग सी अपनी छटा दिखाता रहता है स्कूलों में, और कभी वो ठीक से न भूगोल से जुड़ पाता है न इतिहास से जुड़ पाता है। इन नक्शों को आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि स्केल या कि पैमाना कितना महत्वपूर्ण एक ऐसा आयाम है नक्शे के निर्माण का, जो गणित को बहुत अच्छी तरीके से समझे और इस्तेमाल किए बगैर हमारी पकड़ में नहीं आ सकता। और इन नक्शों की विशेषता ही ये है कि ये उसको एक तरीके से बहुत ज्यादा कठिन बनाए बगैर उसका इस्तेमाल करती हैं पैमाने का। हम देख पाते हैं कि हाँ, ये जगह उतनी, इस जगह से उतनी दूर है और ये ठीक से दर्शाई गई है, ऑन स्केल है, लेकिन फिर भी हम उनके बीच में बहुत सी और चीजें देख पाते हैं, खेत हैं, खाली जमीन पड़ी है, पड़ती जमीन पड़ी है, वगैरह वगैरह। तो इसको अगर कहानी से बहुत ज्यादा जोड़ेंगे तो कहानी ही फिर बहुत, मतलब कहानी की विधा जो अपनी विशेषताएं लिए होती है, उनसे आपको थोड़ा सा अन्याय करना पड़ेगा। पर आप जोड़ सकती हैं, आप कल्पनाशील हैं, जरूर जोड़िए, कोई मना करने वाली बात तो नहीं है। जी सर, जो अंतिम प्रश्न है सर वो अमित जी का है, अमित कुमार का, और उनका यह प्रश्न है कि हाउ कैन दीज मैप्स बी यूज्ड इन लैंग्वेज इन लाइब्रेरी क्लासेस? मैं समझता हूँ इसका उत्तर तो पहले दिया भी जा चुका है। शुरुआत से ही अगर आप देखें, मान लीजिए आप बिल्कुल ही शुरुआती बच्चों को के साथ हम ये नक्शा फैलाए हुए हैं, तो ये जो तमाम शब्द हैं जिनकी मैंने आपसे पहले व्याख्या की थी कि ये स्थान कहाँ है, इसका उत्तर देने में जो छोटे बच्चे को, यहाँ तक कि कक्षा 1 या 2 के बच्चे को भी इन नक्शों को देख के आसानी होगी कि हम अगर उंगली रख रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर एक जंगल बना हुआ है और हमको कहना है कि ये कहाँ है, तो हम शुरुआत कर सकते हैं कि हाँ, ये रेलगाड़ी के पास है, या ये जिस शहर को यहाँ पानी से बहुत दूर दिखाया गया उससे बहुत दूर है। तो ये जो तमाम भाषा के एक उपक्रम होते हैं कि ये स्थान कहाँ है, यहाँ है कि वहाँ है, ये रेलगाड़ी यहाँ से किधर जा रही है, इस तरह से ये शुरुआत करें तो फिर 5वीं 6ठी तक आते आते तो इन नक्शों में बहुत कुछ है जो बात करने के लिए है, और फिर लिखने के लिए भी बहुत कुछ है। तो पढ़ने की सामग्री है, आप कितने कल्पनाशील शिक्षक हैं इस पर निर्भर करेगा। जी सर। यमुना जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपके फाइनल और कंक्लूडिंग कमेंट्स के लिए आप सुन पा रहे हैं? Am I audible to you? हम टेक्निकल ग्लिच के कारण हम यमुना जी से संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भविष्य में और भी मौके होंगे जहां पे हम और भी डिस्कशन करेंगे, इस पे विमर्श करेंगे। विद द परमिशन ऑफ ऑर्गेनाइजर्स हम इस डिस्कशन और बुक इनॉग्रेशन को समाप्त करते हैं, और प्रोफेसर कृष्ण कुमार के हम आभारी हैं।
वो हम शिक्षकों के भी शिक्षक हैं और हम सबके शिक्षक हैं। और प्रोफेसर कृष्ण कुमार के इंसाइट्स, कमेंट्स, एपिस्टेमोलॉजिकल इंटरवेंशंस एंड इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेटाइजेशन हम सभी जानते हैं। और इस दौरान में उनके जो उत्तर थे और जो प्रश्न ऑडियंस ने पूछे थे, उनके जो उत्तर थे, उससे ये हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। यमुना जी के हम आभारी हैं इस सीरीज को करने के लिए। और फाइनली पराग ट्रस्ट CETE एंड प्रियंका एंड आंचल जी का आभारी हैं कि उनके सहयोग से ये प्रोग्राम संभव हो पाया। Thank you so much, sir, and we'll have another opportunity to interact. Thank you so much. Thank you. Thank you.